हमारे विमान वाहक पोत भारतीय नौसैनिक शक्ति के सही प्रतीक और शान है। भारत के गौरवशाली आईएनएस विक्रमादित्य के अलावा हमारे पास समुद्री परीक्षणों के हिस्से के रूप में कोचीन शिपयार्ड में आईएनएस विक्रांत नामक एक विमान वाहक पोत भी है। भारत ने पहले तीसरा विमान वाहक पोत बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसे स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसके बजाय बेहतर 6 पारंपरिक पनडुब्बियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नई योजना बनाई गई है। इस अचानक बदलाव का कारण क्या है? क्या वाकई विमान वाहक पोतों के दिन खत्म हो गए हैं? आइए इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही दुनिया ने विमान वाहक पोतों के महत्व पहचान लिया था। तब तक सभी नौसैनिक बलों के शक्तिशाली तोपों के साथ विशाल युद्धपोत बैटलशिप्स के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली तोपों की सीमा केवल कुछ किलोमीटर तक ही थी। इस दूरी से परे तैनात विमान वाहक पोतों के विमान बम और टॉर्पीडो के साथ बड़े बड़े युद्धपोतों को आसानी से निशाना बना सकते थे, जिससे वे अप्रासंगिक हो गए। उस समय पैसिफिक क्षेत्र में वर्चस्व हासिल करने के लिए हुए सभी प्रमुख युद्ध विमान वाहक पोत द्वारा ही किए गए थे। उदाहरणों में पर्ल हार्बर पर जापानी हमला तथा अमेरिका की गई उसकी जवाबी कार्रवाई, टोक्यो बमबारी और निर्णायक मिडवे लड़ाई के विमान वाहक पोतों ने अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध के अंत सभी विश्व शक्तियों ने अपने बैटलशिप्स को सेवानिवृत्त करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ बड़े और अधिक शक्तिशाली विमान वाहक पोत बनाने का भी प्रयास किया। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे था। कोरियाई और वियतनाम युद्ध के दौरान उसके द्वारा की गई विमान वाहक पोत की तैनाती उल्लेखनीय थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने तट से हजारों किलोमीटर दूर स्थित देशों पर अपने सैन्य प्रभुत्व स्थापित करने के सर्वोत्तम तरीके के रूप में अपने विमान वाहक पोतों को देखा करता था। परमाणु विमान वाहक जो दूरी की चिंता किए बिना लगातार यात्रा कर सकते थे, ने इस लक्ष्य को आसान बना दिया। अमेरिका नौसेना की सैन्य तैनाती अभी भी 11 विमान वाहकों के साथ केंद्रित है, लेकिन अमेरिका ने इन विमानों के निर्माण और संचालन में भारी निवेश किया है। अत्याधुनिक परमाणु विमान वाहक पोत यूएसएस फोर्ड का मामला लें। अमेरिका ने इस पोत के निर्माण पर खर्च किया था $13 बिलियन के अलावा संचालित करने के लिए तैनात 90 विमानों के कुल लागत में $20 बिलियन का इजाफा होगा। इसके अलावा युद्ध समूह के, जिसमें विमान वाहक शामिल हैं, परिचालन लागत के प्रतिदिन $1 और $7 मिलियन की आवश्यकता होगी। भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका इतनी बड़ी कीमत पर विमान वाहक की एक विशाल सेना बनाता है, तो ये सवाल प्रासंगिक है कि क्या ये अन्य प्रमुख शक्तियों के खिलाफ प्रभावी है, ना कि सोने की चिड़िया। इस बात में कोई शक नहीं कि तट से सुरक्षित दूरी पर स्थित विमान वाहक का मुख्य हथियार है उससे उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान के लिए अधिकतम कॉम्बैक्ट रेंज केवल 700 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि एक प्रभावी हवाई हमले को मुमकिन बनाने के लिए विमान वाहक पोत दुश्मन के तट से कम 500 किलोमीटर दूर होना ही चाहिए। ये सर्वविदित है कि रूस, चीन और ईरान ने 500 किलोमीटर से अधिक की सीमा के कई जहाज रोधी मिसाइल विकसित की हैं। उनका अक्सर मकसद अमेरिका विमान वाहक पोतों को खदेड़ने के अलावा कुछ नहीं है। यदि केवल कुछ $मिलियन की लागत वाली मिसाइलें कई $बिलियन की लागत से निर्मित विमान वाहक पोत को नष्ट कर सकती है, तो उनकी प्रासंगिकता खो जाएगी। इसीलिए रूस और चीन ने अमेरिकी विमान वाहकों के खिलाफ प्रभावी ढंग से बचाव के लिए अपने स्वयं के विमान वाहक का निर्माण नहीं किया, बल्कि सर्वश्रेष्ठ बैलिस्टिक मिसाइलों का अधिग्रहण किया। इस तरह की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कुछ हद तक लक्ष्य का पीछा कर सकती है और उसे नष्ट कर सकती है। यदि ऐसा नहीं होता तो बड़ी संख्या में ड्रोन स्वॉर्म्स को तैनात किया जा सकता है। हालांकि आधुनिक विमान वाहक पोतों के पास इनसे बचाव है, लेकिन इनमें से कोई भी 100% प्रभावी नहीं है। ऐसी मिसाइलें और ड्रोन एक विशाल विमान वाहक पोत को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन वे स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इन हथियारों से अधिक
अमेरिका को दुश्मन के तटों के पास धूम्रपान करने वाले अपने प्रमुख विमान की छवियों से डर लगता है। आजकल सोशल मीडिया और न्यूज रूम में वास्तविक युद्धों की तुलना में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। चीन ने न केवल बेहतरीन मिसाइलें ही नहीं बल्कि कई पनडुब्बियां भी बनाई हैं, जिनका उद्देश्य दक्षिणी चीन के समुद्री इलाके में अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर प्रवेश निषेध थोपना है। आज चीन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा पनडुब्बियां हैं। नतीजतन अमेरिकी नौसेना अच्छी तरह से जानती है कि आने वाले वर्षों में उनका विमान वाहक पोत अप्रचलित हो सकता है। यही कारण है कि वे निर्धारित समय से 25 साल पहले यूएसएस ट्रूमैन परमाणु विमान वाहक पोत को सेवानिवृत्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पोत जो केवल अपने मिड लाइफ में है, जिसके मरम्मत के लिए आवश्यक $4.5 बिलियन अमेरिकी नौसेना के अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की योजना बना रही है। ये विमान वाहक पोत अभी भी वर्जीनिया के बंदरगाह में उनकी अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन आज ये कहा नहीं जाता है कि विमान वाहक पोतों के दिन उतने ही पूरे हो गए हैं जितने बैटलशिप्स के थे। समुद्री क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए विमान वाहक अभी भी सबसे बेहतर तरीका है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण चीन नौसेना है। वे गणना करते हैं कि उनके क्षेत्र में अमेरिकी खतरे का मुकाबला पनडुब्बियों की मदद से किया जाए और फिर से विमान वाहक का उपयोग करके अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित कर सकते हैं। 2 मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा वे एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहे हैं। 80,000 टन से अधिक के विस्थापन के साथ जहाज के पूरा होने पर हिंद महासागर क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैनात किए जाने की उम्मीद है। चीनी पनडुब्बियों को उसके साथ या उसके बिना क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है। भारत अब इस चीनी कदम के खिलाफ उन्हीं की रणनीति लागू कर रहा है। ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइलों की तैनाती से हमारे तटों को जहाजों के खतरे से बचाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हिंद महासागर क्षेत्र में, जिसे भारत अपना घरेलू आधार मानता है, को चीनी नौसेना की योजनाओं को धरातल पर उतारना होगा। इसके लिए हमें बेहतर अटैक सबमरीन की जरूरत है ताकि समुद्रिक प्रवेश निषेध सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए भारत ने यह नया कदम उठाया है। आईएनएस विक्रमादित्य के जीवन काल के बाद ही आईएनएस विशाल को चालू करने की योजना है और यहाँ भारत को बेहतर हथियार और सेंसर के साथ 6 स्टेल्थ अटैक सबमरीन का निर्माण करना है। रूस, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और दक्षिण कोरिया पहले ही 43,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत निर्मित पनडुब्बियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने की रुचि व्यक्त कर चुके हैं। इन पनडुब्बियों का निर्माण एल&टी या माज़ागॉन डॉक द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा। इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण 12 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। टॉर्पीडो के अलावा अत्याधुनिक ब्रह्मोस एंटीशिप क्रूज मिसाइल हमारी सभी पनडुब्बियों को और अधिक घातक बना देगी। उनकी मदद से चीनी खतरे के खात्मे के बाद हमारे विमान वाहक पोत इस क्षेत्र में समुद्री प्रभुत्व सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। चीन के साथ भू राजनीतिक शतरंज प्रतियोगिता में भारत का सबसे मजबूत मोहरा हमारा विमान वाहक पोत है, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से तैनात करने और उनकी रक्षा करने के लिए अन्य प्यादों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। अब नई पनडुब्बियों के साथ हमारी नौसेना ठीक यही लक्षित कर सकती है। जय हिंद।